तो कल हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। चलते नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये हमारे दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड इंपोर्ट डिफॉल्ट। दूसरा होता है हमारा एक्सपोर्ट नेमिंग एंड इंपोर्ट नेमिंग। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे कहां रन करते आ रहे थे उसको नोड की हेल्प से, नोड के कंसोल में, टर्मिनल में।
अब टर्मिनल में कुछ नहीं रन करना, हमें जो भी रन करना है अपने ब्राउजर और ब्राउजर के कंसोल पर देखना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां पर एक मॉड्यूल है। तो जब आप जावास्क्रिप्ट के किसी मॉड्यूल को रन करेंगे तो उसके लिए हमें लाइव सर्वर की जरूरत पड़ती है। विदाउट लाइव सर्वर आप किसी भी मॉड्यूल को ब्राउजर पर रन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपने VS कोड के अंदर लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना होगा। लिखेंगे लाइव सर्वर, तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आपके सामने जो आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। हाँ? ये वाला इसका आइकन है लाइव सर्वर का, तो इसके सामने इस तरीके से इंस्टॉल लिखा हुआ रहा होगा, आप यहां से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब ये इंस्टॉल होगा तो बॉटम राइट में एक गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर कहीं गो लाइव का ऑप्शन होगा। अगर नहीं भी आए, मैंने तो हिडन कर रखा है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एचटीएमएल की फाइल पे जाना है, राइट क्लिक और इसमें ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। आ रहा है? आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एचटीएमएल की फाइल जो है लाइव सर्वर पर एग्जीक्यूट हो गई। कैसे पता चलेगा लाइव सर्वर है? यहां पर ये पोर्ट आएगा 127.0.0.1:5500। यही हमारा डिफॉल्ट लाइव सर्वर होता है। तो जब आप जावास्क्रिप्ट के किसी भी मॉड्यूल को अगर ब्राउजर पर लोड कराना है तो उसके लिए हमें लाइव सर्वर की जरूरत पड़ेगी। विदाउट लाइव सर्वर आप किसी मॉड्यूल को ब्राउजर पर लोड नहीं करा सकते। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओ, input.js। एक और फाइल बनाओ, result.js। मैंने यहां पर दो जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी हैं, एक इनपुट के नाम से और एक रिजल्ट के नाम से। इस result.js को लिंक करा दो index.html पर। तो मैं बॉडी में करा देता हूं। कैसे लिंक कराते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स, और सोर्स में जाकर जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का पाथ देते हैं result.js। और यहां पर हमने मॉड्यूल को यूज किया है, तो यहां पर टाइप में डाल दो कि ये हम जो यूज कर रहे हैं ये मॉड्यूल है। तो result.js वाली फाइल में जो कुछ होगा वो कहां डिस्प्ले होगा, index.html में जाकर। ऐसे ही होगा। अब मैंने यहां पर इस index.html से कौन सी फाइल अटैच है, रिजल्ट वाली। इनपुट अटैच नहीं है। मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया input.js पर, और इसको प्रिंट करा रहा हूं मैं result.js पर। क्या ये प्रिंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभी तक हम जो काम कर रहे थे एक ही फाइल पे काम करते आ रहे थे। input.js में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, result.js पर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं, और result.js को लिंक करा रखा है index.html से। तो वहां पर एक एरर आ रहा होगा, a is not defined at result.js। जिस a नाम के वेरिएबल को आप प्रिंट करा रहे हो result.js पर, वो result.js में डिफाइन नहीं है, आप प्रिंट नहीं करा सकते। हमने डिफाइन कहां किया है,
इनपुट पर, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पर और प्रिंट कराना है यहाँ पर। इसी के लिए कॉन्सेप्ट आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। बात समझ में आई? वेरिएबल आप किसी और फाइल पर है और प्रिंट आप किसी और फाइल पर करा रहे हैं, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट। तो यहां क्या करेंगे, input.js जो आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल को पहले एक्सपोर्ट कराएंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है वेरिएबल का, ए। अब इस ए नाम के वेरिएबल को आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। अब ए नाम के वेरिएबल को कहां प्रिंट कराना है, result.js पर। तो आप क्या करेंगे, इनपुट के अंदर से आप उसको इंपोर्ट कराएंगे। तो यहां लिखेंगे इंपोर्ट, क्या नाम है वेरिएबल का, कहां रखा हुआ है, करंट डायरेक्टरी में input.js वाली फाइल में। input.js वाली फाइल में जो ए नाम का वेरिएबल है जिसको हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, आपने यहां पर इंपोर्ट कराया। अब जाकर ये प्रिंट हो जाएगा। दोनों फाइलों को सेव करो। अब वहां पर ए की वैल्यू आ रही होगी 100। बात समझ में आई? अगर आपको मल्टीपल फाइलों में काम करना है, आपने कहीं भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उस वेरिएबल को प्रिंट कराना है रिजल्ट पर, तो पहले उस वेरिएबल को आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना पड़ेगा और जिस फाइल पर आपको प्रिंट करना है वहां पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट करने के बाद उसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। इसको अटैच कर रखा है हमने इनपुट से, तो इनपुट पर जाकर इंडेक्स पर जाकर इसका रिजल्ट भी आ रहा है। अगला जी क्या लिखना है, सर एक बार जरा फिर से बता दोगे। हेलो, क्या नहीं है, 12 बजे में क्या हो रहा है? ज्वाइन कर ले तो ज्वाइन तो है भाई से 27 ज्वाइन है ऑनलाइन। एक बार और समझिएगा, इसको मैं बता देता हूं दोबारा से। एक index.html की फाइल ली है मैंने, एक result.js की फाइल ली है मैंने और एक input.js की फाइल ली है मैंने। यहां पर 3 फाइलें ली है मैंने। अब मैं बताने जा रहा हूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक मॉड्यूल होता है, इसलिए ये लाइव सर्वर पर रन होता है। आप क्या करेंगे, इस index.html की फाइल को लाइव सर्वर पर रन कर देंगे। ये लाइव सर्वर पर रन हो रही है। इसके बाद मैंने result.js वाली फाइल को index.html वाली फाइल में लिंक करा दिया है और यहाँ पे टाइप में बता दिया है कि ये क्या है, एक मॉड्यूल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक मॉड्यूल होता है। जब अगर आपका किसी का Node.js है तो Node.js के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, उनको ऐसे ही लोड कराएंगे आप। अब input.js के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और result.js के अंदर इसको प्रिंट कराया, तो यहां पर इस तरीके से प्रिंट होगा नहीं। आप क्या करेंगे, इनपुट के अंदर जो इनपुट दिया है उसको पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है वेरिएबल का, ए।
और result डॉट जेएस में जाकर पहले उसको इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कौन सा वेरिएबल, ए कहां पर रखा हुआ है, करंट डायरेक्टरी इनपुट डॉट जेएस में, और ए को प्रिंट करा देंगे। तो रिजल्ट का जो भी आउटपुट होगा वो इनपुट डॉट एचटीएमएल पर जाकर कंसोल में डिस्प्ले हो रहा होगा। ए की वैल्यू आ गई। और देखते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने इसको कमेंट किया, और इसको भी कमेंट किया। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। अब इनपुट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, समझना जी ध्यान से दोबारा से। तो फंक्शन का नाम कर दिया डाटा, और कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख दिया डाटा कॉल्ड। मैंने ये फंक्शन बनाया है इनपुट डॉट जेएस पर, और इस फंक्शन को कॉल कराना है रिजल्ट डॉट जेएस से। क्या नाम है, डाटा। मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है भाई, मैंने फंक्शन को कोई बनाया है लेकिन कॉल में रिजल्ट में कराऊंगा, और रिजल्ट फाइल अटैच हो रखी है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से, तो इसका आउटपुट कहां आएगा, इस पर आएगा। अभी तो कॉल होगा नहीं, अभी क्या बता रहा होगा, डाटा इज नॉट डिफाइंड एट रिजल्ट डॉट जेएस, ऐसे तो प्रिंट होगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट के अंदर इस फंक्शन को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना होगा। कीजिए, क्या नाम है फंक्शन का, और रिजल्ट पे जाकर इसको इंपोर्ट करना होगा। क्या नाम है फंक्शन का, कहां रखा हुआ है, करंट डायरेक्टरी इनपुट डॉट जेएस के अंदर। दोनों फाइलों को सेव करेंगे। अब ये फंक्शन यहां पर कॉल हो चुका होगा, कॉल हुआ है जी। अगर आपको पैरामीटर पास करने हैं तो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, यहां पर गेट कर लो इसको, और ये यहां पर प्रिंट भी हो सकते हैं। चेक करें जी, वैल्यू मिल रही है। अगर आपको दो फाइलों पर काम करना है तो जहां पर वेरिएबल फंक्शन क्लास डिक्लेयर है पहले उनको एक्सपोर्ट कराएंगे, जहां पर गेट करनी है वहां पर इंपोर्ट कराएंगे, और आप वेरिएबल है तो प्रिंट कराओ, फंक्शन है तो कॉल कराओ, क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाओ। इस टाइप से ये यूज होगा। लिखें जी, क्या लिखना है,
चले आगे, इसको भी कमेंट कीजिए। मैंने यहां पे एक क्लास बनाई, क्लास का नाम लिखा फादर, और इसके अंदर मेथड शो नाम का एक मेथड बनाया मैंने। कंसोल डॉट लॉग सो कॉल्ड एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मुझे यहां बनाना है, फिर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू नाम का कीवर्ड फादर, और ओबीजे की हेल्प से किस मेथड कॉल करना है, डायरेक्ट कॉल तो होंगे नहीं ऐसे। फादर इज नॉट डिफाइंड एट result डॉट cs, वही कह रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट के अंदर से फादर वाली क्लास को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और रिजल्ट वाली फाइल पर जाकर इसको इंपोर्ट रखा हुआ है करंट डायरेक्टरी में input.js में। अब ये कॉल हो जाएंगे, चेक कर लो, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ और सो कॉल बनाया जी। बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पैरामीटर वगैरह पास करने का सब कुछ वही रहेगा कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पर हमने दो फाइलों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सर बोला। हैप्पी टीचर डे। धन्यवाद 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 सभी को। हो गया, कमेंट बनाए। समझना थी थोड़ा सा,
मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया और एक फंक्शन लिया। अब मुझे इन दोनों को ही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है। इन दोनों को एक्सपोर्ट एक साथ और एक साथ इंपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या नाम है? ए कॉमा रिजल्ट। ये एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, इंपोर्ट कराइएगा। इंपोर्ट क्या क्या है? ए कॉमा कहां रखा हुआ है? करेंट डायरेक्टरी इनपुट डॉट और कंसोल डॉट लॉग कराएंगे ए को, और यहां पर रिजल्ट वाले फंक्शन को कॉल कराएंगे। तो ये दोनों में एरर आ रहा है और ये क्या कह रहा है? इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है, कोमा की दिक्कत दिखा रहा है, हमें दोनों को अलग अलग करना है, एक्सपोर्ट कीजिए। ये कैसे कर दिया? इंपोर्ट रिजल्ट कहां पर है? फ्रॉम इनपुट डॉट जेएस। अब चेक करते हैं, वहां पे कोमा दिक्कत दिखा रहा है, इनको भी दोनों को अलग अलग कीजिए। रिजल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या नाम है? अब भी रट दे रहा है। तो ये कहता है जी, क्या कह रहा है? आइडेंटिफायर डिफॉल्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। मतलब जो डिफॉल्ट है वो आइडेंटिफायर है, केवल एक बार यूज होगा, मल्टी टाइम्स यूज नहीं कर सकते। एक पेज में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट केवल एक बार यूज हो सकता है, एक से ज्यादा बार यूज नहीं हो सकता। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस वेरिएबल को भी करना है, इस फंक्शन को भी करना है। तो यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एक्सपोर्ट नेमिंग का। जब हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काम नहीं करता, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काम कब करेगा? जब आपको एक ऑब्जेक्ट को ही कर सकते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्टों को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्टों को करना है तो वहां पर एक्सपोर्ट नेमिंग का कॉन्सेप्ट आता है। नेमिंग कैसे बनाएंगे? आ जाइए, एक्सपोर्ट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, किसको करना है? ए कॉमा रिजल्ट। ये नेमिंग बन गया। नेमिंग के थ्रू ही इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेमिंग के थ्रू कैसे इंपोर्ट कराएंगे? इंपोर्ट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कौन कौन सा है? ए कॉमा रिजल्ट कहां रखा हुआ है? फ्रॉम करेंट डायरेक्टरी में इनपुट डॉट जेएस वाली फाइल में। देखो जी, दोनों चीजें आ गई होंगी आपकी। अब दोनों आ रही है, वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई और फंक्शन का रिजल्ट भी आ गया। तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज यहां पर क्या बन जाता है? इंपोर्ट नेमिंग, और यहां पर यह क्या बन जाता है? एक्सपोर्ट नेमिंग। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है तो डिफॉल्ट कर दीजिएगा, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो वहां पर नेमिंग का यूज करना होगा। लिख लें जी।
हो गया जी? इनका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नेमिंग का एक तरीका और है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका बताता हूं दोनों का। यहां पर मैंने एक फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम है डाटा console.log डाटा कॉल्ड। बनाओ जी इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। आप फंक्शन से पहले ही क्या लिख देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। बन गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। चाहे आप ऐसे बनाओ, फंक्शन के सामने लगा दो, क्लास के सामने लगा दो, वेरिएबल के सामने लगा दो, या फिर ऐसे बनाइए जैसे हमने यहां बना रखा है, बात है कि इंपोर्ट करने का तरीका वही रहेगा। इंपोर्ट क्या नाम है, कहां रखा हुआ है, input.js में। केवल एक्सपोर्ट में चेंजिंग आ गई, आप यहां पर ये कीवर्ड लगा देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का, पूरा फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया। या लास्ट में लगा दो, बात इसकी है, कैसे भी कर सकते हैं। अब एक एक्सपोर्ट नेमिंग दिखा देता हूं मैं आपको। ये दो वेरिएबल है मेरे, यहां पर जाकर दोनों वेरिएबल की वैल्यू को मुझे ऐड कराना है, console.log a प्लस। अब दो वेरिएबल है तो इनको नेमिंग बनाना पड़ेगा, डिफॉल्ट तो बना नहीं सकते। तो नेमिंग बनाने के लिए वेरिएबल से पहले एक्सपोर्ट लिख देंगे तो ये नेमिंग बन जाएगा। तो इससे पहले क्या लिख देंगे, एक्सपोर्ट, ये भी नेमिंग बन गया। अब इन दोनों को इंपोर्ट करने का तरीका वही रहेगा, इंपोर्ट कर लियो, कर क्लोज ए कॉमा बी, कहां रखे हुए हैं, फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में input.js में। देखो जी दोनों की वैल्यू ऐड होकर आ रही होगी। ये दूसरा तरीका है एक्सपोर्ट नेमिंग का। सर यहाँ पे आपने जो कीवर्ड में आपने वो रख दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, नेमिंग बन गया ये। नेमिंग चाहे ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, बात एक ही है। चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही। दो तरीके दोनों के। इंपोर्ट करने का तरीका वही रहेगा, एक्सपोर्ट करने का तरीका चेंज हो जाता है केवल। तो यह है जी आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट। क्या करूं,
चले आगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है जी डोम? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई जिसको बोलते हैं हम। ये किसका एपीआई होता है? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का। अब आपने एचटीएमएल तो पढ़ा है, ये एक्सएमएल क्या है? एचटीएमएल के अंदर प्री डिफाइंड टैग होते हैं और एक्सएमएल के अंदर यूजर डिफाइंड टैग होते हैं। जैसे मुझे एक स्टूडेंट का डिटेल लिखना है, स्टूडेंट टैग ओपन क्लोज, उसका नाम चाहिए नेम ओपन नेम क्लोज, आईडी चाहिए आईडी ओपन आईडी क्लोज, सिटी चाहिए सिटी ओपन सिटी टैग मतलब क्लोज। अपने खुद के टैग बना देंगे और इस एक्सएमएल की फाइल को बैकएंड लैंग्वेज के मेथड की हेल्प से आप अपने ब्राउजर पर लोड करा लेते हैं। ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता है। तो जो डॉम है वो एचटीएमएल और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की एक एपीआई होती है। इसकी हेल्प से होगा क्या? विद द डॉम प्रोग्रामर्स कैन क्रिएट एंड बिल्ड डॉक्यूमेंट्स। जो प्रोग्रामर होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को बिल्ड और क्रिएट भी कर सकते हैं, नेविगेट देयर स्ट्रक्चर एंड ऐड मॉडिफाई डिलीट एलिमेंट और कंटेंट। जो आपका बॉडी में कंटेंट है, जो एलिमेंट है, आप चाहे तो उनको ऐड कीजिए, आप चाहे तो मॉडिफाई कीजिए, आप चाहे तो डिलीट कीजिए, आप चाहे अपडेट कीजिए। तो ये सारा काम किसकी हेल्प से होगा? डॉम की हेल्प से होगा। डॉम मॉडल रिप्रेजेंट ए डॉक्यूमेंट विथ ए लॉजिक ट्री। मतलब जैसे अगर आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, ट्री होता है उसके अंदर भी। तो यहाँ पे भी हम जब अपना एचटीएमएल में कोई भी डॉक्यूमेंट डालते हैं, उसका भी एक ट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे। द ऑब्जेक्ट द डॉम कैन बी यूज विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो डॉम है वो एक लॉजिक ट्री रखता है। लॉजिक ट्री का मतलब क्या है? जब आप एचटीएमएल में कुछ कंटेंट डालते हैं तो सबसे पहले एचटीएमएल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर के बाद बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट डालते हैं। तो अगर मैं उसको ट्री स्ट्रक्चर में डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हमारा एचटीएमएल टैग आता है, वहां से एक ब्रांच निकलती है हमारी हेड की, एक ब्रांच निकलती है बॉडी की। हेड के अंदर हमारा मेटा टैग होता है, हो सकता है मेटा के अंदर कुछ कंटेंट हो। टाइटल टैग होता है, टाइटल के अंदर कुछ कंटेंट हो सकता है आपका। उसके बाद दूसरी ब्रांच निकलती है आपकी बॉडी की। बॉडी के अंदर आपका ऐसा हो सकता है कोई H1 हो, H1 के अंदर कुछ टेक्स्ट हो सकता है। उसके बाद हो सकता है कोई BR हो आपका। उसके बाद हो सकता है कोई कमेंट भी हो आपका। उसके बाद कोई पैराग्राफ हो, पैराग्राफ का कंटेंट हो, उसके अंदर कोई स्पेन हो, स्पेन का कंटेंट हो, फिर पैराग्राफ का कंटेंट हो, कोई अनऑर्डर लिस्ट हो, उसके अंदर लिस्ट हो सकती है, उसके अंदर लिंक हो सकता है, href हो सकता है, उसका कोई कंटेंट हो सकता है। देन ये हमारा एक ट्री स्ट्रक्चर बन गया। बात समझ में आई? इसमें किसको क्या बोलते हैं ये देखिए। जितने भी एलिमेंट हैं
उनको हम एलिमेंट नोड बोलते हैं। बॉडी हमारा एलिमेंट नोड है, मेटा हमारा एलिमेंट नोड है, टाइटल के अंदर जो टेक्स्ट है इसको टेक्स्ट नोड बोलेंगे, जो ये लिंक के अंदर जो टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट नोड बोलेंगे, जो एक के अंदर href है उसको एट्रीब्यूट्स नोड बोलेंगे, कमेंट को कमेंट नोड। तो ये जो हमारा प्री डिफाइंड डाटा था उसको हमने बताया किसको क्या बोलते हैं। एलिमेंट नोड होते हैं, कमेंट नोड भी होता है, एट्रीब्यूट्स नोड भी होता है और टेक्स्ट नोड भी होता है। ठीक है जी। अब यहां पर कुछ नोडों के टाइप होते हैं। नोड टाइप का मतलब अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी एलिमेंट है, H1 हुआ, बटन हुआ, इनपुट हुआ, डिव हुआ, उनका नोड टाइप हमेशा 1 रहेगा। मैं सबको निकाल के दिखाऊंगा इनको। कोई टेक्स्ट है उसका नोड टाइप हमेशा 3 रहता है, कोई XML टाइप का वर्जन है, इस टाइप का टैग है कोई, उसका 7 रहेगा। कमेंट का हमेशा 8 रहता है, डॉक्यूमेंट नोड का नोड टाइप हमेशा 9 रहता है, डॉक टाइप HTML का नोड टाइप 10 रहता है, और कोई डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट है उसका नोड टाइप 11 रहेगा। ये प्री डिफाइंड है। आपने कोई भी नोड क्रिएट किया, आपको नहीं पता चल रहा ये किस टाइप का नोड है, उसका टाइप निकाल लो पता चल जाएगा। अब नोडों के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, ये हमारा एक ट्री स्ट्रक्चर है। अब इस ट्री स्ट्रक्चर में मैं बात करूंगा रिलेशनशिप की। क्या क्या रिलेशनशिप होता है, ये सारे रिलेशनशिप होते हैं। पेरेंट, मैं बात करूं बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML। पैराग्राफ का पेरेंट कौन है, बॉडी। मैं बात करूं स्पैन का पेरेंट कौन है, पैराग्राफ। ये पेरेंट है सारे। फर्स्ट चाइल्ड, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, H1। मैं बात करूं पैराग्राफ का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, हेलो। लास्ट चाइल्ड, बॉडी का लास्ट चाइल्ड कौन है, UI। मैं बात करूं पैराग्राफ का लास्ट चाइल्ड कौन है, इंडिया। नेक्स्ट सिबलिंग, बॉडी का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, फर्स्ट चाइल्ड से आगे वाला नेक्स्ट सिबलिंग होता है। तो फर्स्ट चाइल्ड कौन है, H1, उससे नेक्स्ट कौन है, BR। मैं बात करूं पैराग्राफ का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, स्पैन। मैं बात करूं बॉडी का प्रीवियस सिबलिंग कौन है, लास्ट चाइल्ड से जस्ट पहले वाला आपका प्रीवियस सिबलिंग बनता है। तो बॉडी का लास्ट चाइल्ड है UL, उसका प्रीवियस सिबलिंग बनेगा P, पैराग्राफ। मैं बात करूं पैराग्राफ का प्रीवियस सिबलिंग कौन है, स्पैन। चिल्ड्रन, पैराग्राफ का चिल्ड्रन कौन है, स्पैन। पैराग्राफ का चिल्ड्रन ओनली स्पैन है। तो ये रिलेशनशिप होता है जी। इनको एक बार मेंशन कर लें सारी चीजों को, जैसे करना है, इनकी जरूरत पड़नी है सबकी। उसमें थे, चले आगे। अब इन सारी चीजों को देखने के लिए पहले आपको एलिमेंट को गेट करना होगा। जब तक एलिमेंट गेट नहीं होगा आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। न तो आप किसी एलिमेंट या कंटेंट को न ऐड कर सकते, न मॉडिफाई कर सकते, न डिलीट कर सकते, न अपडेट कर सकते। तो सबसे पहले हमें एलिमेंटों को एक्सेस करना सीखना होगा। एलिमेंट को एक्सेस करने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बॉडी में आपने कोई भी एलिमेंट बनाया और उस एलिमेंट का आईडी के थ्रू नाम दे रखा है, उसको इसी मेथड के थ्रू गेट करेंगे। दूसरा होता है टैग नेम,
P से गेट करो, H1 से गेट करो, इनपुट से गेट करो। तीसरा होता है क्लास नेम, आपने किसी भी एलिमेंट का क्लास के थ्रू नाम दे दिया है तो यहां पर क्लास नेम के थ्रू गेट करेंगे। चौथा है क्वेरी सिलेक्टर और पांचवा है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। देखते हैं इनको वन बाय वन कैसे गेट होंगे। तो यहां पर मैंने एक डिव लिया, डिव क्या डायरेक्ट ले लो, अलग अलग करेंगे सबको। एक पैराग्राफ लो और इस पैराग्राफ का आईडी का तू नाम दे दो माई पी। मुझे इसी एलिमेंट को गेट करना है। गेट क्यों करना है? क्योंकि हो सकता है आगे चल के मुझे इसमें कंटेंट चेंज करना पड़े, कंटेंट मॉडिफाई करना पड़े, एलिमेंट मॉडिफाई करना पड़े, कुछ भी कर सकता हूं मैं। तो जब तक एलिमेंट गेट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकती। स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज, एक वेरिएबल लिया रिजल्ट नाम का। तो जब बॉडी में आईडी के थ्रू नाम दिया हुआ किसी भी एलिमेंट का, उसका मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी के थ्रू हमने क्या नाम पास किया है? माई पी। तो ये एलिमेंट उठ के रिजल्ट में आ गया होगा। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं रिजल्ट को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराऊं रिजल्ट को, तो यहां पे देखेंगे ये एलिमेंट उठ के आ गया होगा। ब्राउजर पे बता रहा होगा किस टाइप का एलिमेंट है और कंसोल में पूरा एलिमेंट उठ के आया होगा। रन करो जी ब्राउजर पर। यहां पे दिखा रहा कैसा एलिमेंट है? पैराग्राफ एलिमेंट दिखा रहा है और कंसोल में आपका पूरा एलिमेंट उठ के आया होगा। ये आ गया, गेट हो गया जी। ये पहला तरीका है जब आपका बॉडी में कोई भी एलिमेंट जिसका नाम आईडी के थ्रू डिफाइन है, तो उस एलिमेंट को इस तरीके से गेट करेंगे आप। लिख दिया जी। ठीक है, एक और फाइल बनाओ। यहां पर कुछ एलिमेंट और डालिए। H2 पैराग्राफ, H3 ये मेरा कुछ कंटेंट है, ऐड करो, रन कराओ उसको पहले। अब मुझे इसमें से H2 वाले एलिमेंटों को गेट करना है टैग नेम के थ्रू। तो टैग का नाम क्या है? H2। आ जाओ, where result is equal to document dot get elements by tag name। क्या नाम है टैग का? और यहां पे लिखा क्या आ रहा है? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स का मतलब मल्टीपल एलिमेंट है आपके। तो जब मल्टीपल एलिमेंट होंगे तो यहां पर हमेशा कलेक्शन आएगा।
तो कलेक्शन होगा एरे फॉर्मेट में। चेक करें जी, क्या रहा है, कलेक्शन। यहां पर भी कलेक्शन है और बता रहा होगा 0 इंडेक्स पर ये वाला एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पर ये है, 2 इंडेक्स पर ये है। किसी पार्टिकुलर को गेट करना है, उसकी इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी, 0 इंडेक्स और 0 इंडेक्स। अब बता रहा होगा किस टाइप का एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट। कौन सा है, ये रहा। सारों को गेट करना है, आपको यहां पर लूप चलाना पड़ेगा इंडेक्सिंग का, फॉर लूप, वेर i इज इक्वल टू इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, i लेस देन रजिल डॉट उसकी लेंथ तक चलना चाहिए, और i प्लस प्लस। अब आपके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे प्रिंट हो रहे होंगे, 3 है तो तीनों प्रिंट हो रहे होंगे, हेडिंग एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, हेडिंग एलिमेंट, और तीनों आ गए। अब आप आ रहे हैं जी। तो जब टैग नेम के थ्रू अगर आप एलिमेंट को उठाते हैं तो हमेशा कलेक्शन ही आएगा, और उस कलेक्शन में से इंडिविजुअल को उठाने के लिए या तो इंडेक्सिंग या लूप चलाना पड़ेगा। लिख लें जी, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, आज इतना कीजिए, मिलते हैं कल। सर आज का कोड भेज देना सर। ठीक है। हो गया, ठीक है, कीजिए इतना आज।
सर